Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello everyone, today I start my next video of class 8B सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन 2। लेसन का नाम है भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। जैसा कि आप लोग पहले जानते थे कि प्राचीन काल में भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमारे देश की बहुत सारी वस्तुएं यूरोप में बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी, जिस कारण भारत के बाहर के विदेशी लोग हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए हमारे देश पे आए। उसमें हमारे पुर्तगाली, डच, डेनमार्क, ब्रिटिश, फ्रांस, ये सारे लोग आए और ये एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता होने की वजह से, ईर्ष्या होने की वजह से सब एक दूसरे को पराजित करके वापस अपने देशों में चले गए। जिसमें सबसे दृढ़ प्रतिद्वंदी बने वो थे हमारे ब्रिटिश शासक। ब्रिटिश शासक ने इंग्लैंड पर विजय करके हमारे यहाँ पर अपना आधिपत्य किया। तो अब आइए जानते हैं कि ब्रिटिश शासन का उत्थान किस तरह से हुआ। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन शीघ्र ही वे अपने प्रमुख जो यूरोपीय प्रतिद्वंदी इंग्लैंड था उसको उन्होंने पराजित कर दिया। भारत में किसी प्रकार की कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, यानी कि आपस में कोई मिलाव नहीं था, जिसकी वजह से हुआ ये कि भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। हालांकि वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन वो व्यापार न करके उन्होंने भारत पर शासन कर लिया। सन 1750 ईस्वी के आसपास उनकी उपस्थिति का आभास सभी जगह होने लगा। उन्होंने सन 1805 तक भारत के लगभग आधे भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब आइए जानते हैं भारत में कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सबसे पहले कर्नाटक में संघर्ष हुआ। सन 1740 से 48 के दौरान यूरोप में ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी को लेकर के फ्रांसीसी और अंग्रेज परस्पर विरोधी थे। उस समय डुप्ले पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य अधिकारी था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांसीसी ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को लूटा। जब कर्नाटक के नवाब ने देखा कि उनके प्रांत में फ्रांसीसी की शक्ति बढ़ती जा रही है तो उन्होंने उसके विरुद्ध एक सेना भेजी, परंतु कर्नाटक की सेना हार गई और सन 1748 ईस्वी में यूरोप में शांति समझौता हुआ तथा फ्रांसीसी ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया। कर्नाटक का दूसरा युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच यह शांति अधिक समय तक नहीं टिकी सकी। फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध में कर्नाटक का नवाब मारा गया। उसी दौरान निजाम की भी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी के सवाल को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ तथा फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को कर्नाटक का नवाब बना दिया। कर्नाटक के नवाब के पद के लिए दोनों कंपनियों ने अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन किया। अंग्रेज मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे, परंतु फ्रांसीसी ने चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। इस कारण अंग्रेजों और क्लाइव के बीच दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध। इस युद्ध में सफल होने में अंग्रेज भारत में सबसे बड़ी यूरोपीय शक्ति के रूप में उभर कर आया। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में सन 1757 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध का नतीजा था। फ्रांस गवर्नर एवं जनरल लाली को सन 1760 ईस्वी में इंग्लैंड के जनरल आयरकोट ने वार्नी वॉश के युद्ध में हरा दिया। इतना ही नहीं, भारत में सभी फ्रांसीसी क्षेत्र सन 1761 में अंग्रेजों को मिल गए। यूरोप में सन 1763 में पेरिस की संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति पर भारत में भी इस युद्ध को समाप्त कर दिया। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। Everyone, today I start my next video of class 8B subject history lesson 2 part 2। अब आइए जानते हैं कि ब्रिटिश शासन का विस्तार किस तरह से हुआ। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1767 से 1805 ईस्वी तक की अवधि में एक व्यापारिक संस्था मात्र थी और ये भारत पर अपनी शक्ति को और बढ़ाती चली गई। बंगाल में क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था लागू की। लोगों के कल्याणकारों को उत्तरदायित्व नवाब पर था, लेकिन वास्तविक शासन सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही चला रहे थे, क्योंकि जो शासक थे वो अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। राजस्व का कुछ भाग कंपनी प्रशासन पर व्यय करके शेष राशि ब्रिटेन को भेज दी जाती थी। इस प्रकार बंगाल का धन धीरे धीरे देश से बाहर जाने लगा। वॉरेन हेस्टिंग जो सन 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना था, उसे सन 1774 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसने बंगाल को दोहरी शासन व्यवस्था का अंत कर दिया। कंपनी का सन 1772 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास पर सीधा नियंत्रण था। कर्नाटक एवं अवध पर परोक्ष नियंत्रण था, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण न होकर के पीछे से उस पर नियंत्रण कर रहे थे। इस समय तक पंजाब में सिख, हैदराबाद में निजाम, दक्षिण के पश्चिमी भाग में मराठे, मैसूर में हैदर अली तथा श्रावणकोर जो कि केरल में थे स्वतंत्र रूप से राज्य कर रहे थे।
साम्राज्य विस्तार के लिए ईस्ट कंपनी ने इन स्वतंत्र राज्यों को के साथ युद्ध करके उन्हें पराजित कर उनकी कूटनीति द्वारा संधि के द्वारा उन पर भी अधिकार बनाने की नीति अपनाई, जिससे पूरे विश्व पे स्थायी रूप से ब्रिटिश शासन का आधिपत्य हो गया। अब आइए जानते हैं मैसूर युद्ध। मैसूर का प्रथम युद्ध कब हुआ? मैसूर का प्रथम युद्ध सन 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित कर दिया और उसके अति उपजाऊ प्रांतों में से एक पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु उसने मराठों तथा उसके पक्ष के जो निजाम थे उन पर जीत हासिल कर ली। हैदर अली की सेना मद्रास के निकट तक जा पहुंची। इससे अंग्रेजों के मन में गंभीर भय उत्पन्न हो गया और सन 1768 ईस्वी में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत एक दूसरे से विजित क्षेत्र यानी कि एक दूसरे से के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को उन्होंने आपस में लौटा दिया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने किसी बाह्य आक्रमण के समय हैदर अली की सहायता करने का भी वचन दिया। स्टार्ट माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 8B सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन 2 पार्ट 3। तो अब आइए जानते हैं कि पहला मराठा युद्ध कब हुआ। पेशवा माधवराव प्रथम की सन 1772 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। क्योंकि मराठा प्रथम संतानहीन थे, नाना फडणवीस ने कंपनी के गवर्नर जनरल को वॉरेन हेस्टिंग्स से संधि कर ली, जबकि रघुनाथ राव ने फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर से संधि कर ली। यह उत्तराधिकार का युद्ध 7 वर्ष तक चलता रहा। सन 1782 ईस्वी में माधवराव द्वितीय के साम्राज्य में संधि द्वारा पेशवा स्वीकार कर लिया गया। इसके बदले में सालसेट द्वीप अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच इस संधि के द्वारा 20 वर्षों तक शांति कायम रही। फिर है दूसरा मराठा युद्ध। बाजीराव द्वितीय ने सन 1776 ईस्वी में पेशवा बना। सन 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, जो मराठों के अनुसार उनके लिए क्षति थी। इससे पेशवे की शक्ति का ह्रास हो गया तथा मराठे सरदार पूना पर अपना अधिकार जमाने के लिए संघर्ष करने लगे। द्वितीय एवं सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध आपस में संधि कर ली, लेकिन उन दोनों की संयुक्त सेनाओं की सन 1802 ईस्वी में पराजय के बाद सन 1802 में बाजीराव द्वितीय ने बसई की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और पेशवा की फिर से पूना की गद्दी पर बैठा दिया गया और उस दोबारा मराठा अंग्रेजों के अधीन हो गए। फिर आइए तीसरा मराठा युद्ध। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा सरदारों को ब्रिटिश के विरुद्ध संगठित करने के लिए किया था, परंतु यह पराजित हुआ और अपदस्थ हुआ। पेंशन रहित होकर कानपुर के निकट बिठूर को भेज दिया गया। सतारा राज्य के क्षेत्रों से काट दिया गया और शिवाजी के वंशज के अधीन स्थापित किया गया। इससे प्रत्येक मराठा सरदार को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। अब आइए जानते हैं मराठों के पतन के कारण क्या थे। मराठे बहादुर तथा निर्भय थे, यद्यपि उनकी सेना मजबूत भी थी तथा उनका साम्राज्य विस्तार भी था, फिर भी अंग्रेजों के लिए सफल नहीं हो सके। इसके कारण थे उनमें एकता, संगठन का अभाव था। उनके सरदार आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे और एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। वित्तीय प्रशासन की परवाह भी नहीं थी। जब भी उन्हें धन की आवश्यकता होती थी वे लूट मार करते थे, गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाते थे और क्योंकि वो गुरिल्ला नीति में निपुण थे तो जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर ही वार किया करते थे, किंतु आपस में आमने सामने लड़ाई करने में वो अकुशल थे। उन्हें भौगोलिक चीजों का ज्ञान भी नहीं था, उनमें नीति कुशलता का अभाव था, अपनी सेना की प्रशिक्षित करने की परवाह नहीं थी। सैन्य संगठन, तोपखाने, नौसेना जो भी थे इनमें वो हमेशा अपेक्षित रहते थे, उदासीन थे, जिसकी वजह से मराठों का पतन हुआ। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद। एवरीवन, टुडे स्टार्ट माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 8B सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन 2 पार्ट 3। आइए जानते हैं कि भारतीय राज्यों की हार के क्या कारण थे। हालांकि अंग्रेज हमारे देश में हमारे देश की सेनाओं से ज्यादा उनकी सेना नहीं थी, उनकी सैन्य टुकड़ी बहुत कम थी, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे देश में यानी कि हमारे देश के विशाल भूभाग पर बहुत लंबे समय तक शासन किया। इसका मेन कारण यह था कि हमारे जो भारतीय लोग थे उनमें एकता का अभाव था। वो बहुत ही ज्यादा भोगी और विलासी होते चले जा रहे थे, जिसके कारण उनका राज्य के किसी भी सेना से संबंधित या नागरिकों से संबंधित कोई भी सहयोग उनको प्राप्त नहीं था और इसी की वजह से हमारे देश में अंग्रेजों ने लंबे समय तक शासन किया। दूसरी चीज, अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई
कि जिस राजाओं के अपने पुत्र नहीं थे, उनका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और अगर उन्होंने कोई दत्तक पुत्र अडॉप्ट किया हुआ था तो उन्हें उसको उत्तराधिकारी नहीं माना और उन राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया। ये ऐसे बहुत सारे कई कारण थे जिससे भारतीय राजाओं को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा। अब आइए जानते हैं कंपनी का प्रशासन कैसा था। इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों को, सैनिकों की नियुक्ति की थी। सन 1780 और सन 1790 में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने एक प्रशासन को पुनः संगठित किया था। इसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, एक सिविल सेना व्यवस्था थी, नियमित अच्छी कर प्रणाली थी और अच्छे संचार की व्यवस्था थी। उन्होंने कई प्रणालियों में नई प्रणालियां भी शुरू की। इसमें से पहली थी स्थानीय फौज छावनियां, पुलिस दल, राज्य की सीमाओं और भौगोलिक जानकारियों देने वाले नक्शे, अधिकारियों का व्यक्तिगत रूप से उपहारों और लाभ पर प्रतिबंध। अब आइए जानते हैं कंपनी की सेना। सन 1815 में भारतीय सैनिकों की संख्या 2 लाख थी। सभी सैनिक यूरोपीय वर्दी पहनते थे। वे एक विशेष आरक्षित स्थान पर रहते थे जिन्हें छावनी कहा जाता था। फौज में भर्ती होने के लिए उन्हें एक आवश्यक वेतन भी दिया जाता था। अब आइए जानते हैं सिविल सर्विस एवं पुलिस। सन 1861 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत ICS अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जिनके चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था तथा भाषा का माध्यम अंग्रेजी होता था। अंग्रेजी माध्यम होने के कारण भारतीयों का चुनाव कठिन ही होता था। इस प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे कि पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक एवं कस्टम, रेलवे के सभी उच्च पदों पर ब्रिटिश शासन ही के लोग ही नियुक्त होते थे। अब निष्कर्ष देखें इससे क्या निकला। भारत पर अंग्रेजों की विजय में एक अच्छी बात उभर कर सामने ये आई कि इससे भारत की राजनीतिक एकता प्रदान, यानी कि लोगों को लगा कि अगर हम एकता में नहीं है, हम एकजुट नहीं है, तो हमारे ऊपर कोई भी देश आकर के शासन कर सकता है। डलहौजी ने भारत छोड़ते समय ब्रिटिश भारत की सीमाएं हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तथा हिंदू कुश से लेकर बर्मा तक विस्तृत कर दी थी। औपनिवेशिक शोषण होने के बाद भी इसे एकीकृत करने में भारतीयों को सजग होने और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करने पर स्वतंत्रता प्राप्ति का एक आधार प्रदान कर दिया था। यहीं से ये लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।